जब बात होती है रिप्रोडक्शन और जेनेटिक वेरिएशन की, एक ही प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है और वो है मियोसिस। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि आपके गैमीट्स हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम लेकर बने ताकि फर्टिलाइजेशन के टाइम करेक्ट क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को स्टेप बाय स्टेप, उसके साथ साथ कि कैसे क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन क्रिएट करता है और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और डीकोड करते हैं द मास्टर प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? इट इज़ अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन का प्रोसेस जिसमें कि आप डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड गैमीटिक सेल की फॉर्मेशन कर रहे हो। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? डिप्लॉयड सेल अप्लॉयडी नंबर जो है वो कम कर रहे हो बाय हाफ। माइटोसिस में क्या था? आप प्लॉयडी नंबर मेंटेन रख रहे थे। अगर कोई 2n का पेरेंट सेल था तो डॉटर सेल भी 2n ही था। अगर पेरेंट सेल n था तो डॉटर सेल भी n ही था। लेकिन यहाँ पर अगर पेरेंट सेल 2n है तो जो आपका रिजल्टेंट सेल बनेगा दैट विल बी n, यानी कि आपने प्लॉयडी क्या कर दिया? हाफ कर दिया। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बना दिए। कौन से सेल बनते हैं इनसे? गैमीटिक सेल। जो भी गैमीट्स है वो बनवाने में हम हेल्प करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसका पैराडॉक्स देखो ना, तो मियोसिस का फंक्शन क्या है, मतलब मियोसिस का पर्पस क्या है कि आप सेल्स, अगर कोई भी डिप्लॉयड सेल है तो आप उसका नंबर, क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस कर रहे हो बाय हाफ, है ना। लेकिन किस लिए कर रहे हो रिड्यूस बाय हाफ? ताकि आप जेनरेशंस, आगे आने वाली जेनरेशन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करके रख सको। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर आपका जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा, है ना, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रह सके इन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीशीज़। इसके लिए आपको मियोसिस का प्रोसेस करना पड़ता है जिससे कि आपका डिप्लॉयड सेल्स जो हैं वो हैप्लॉयड गैमीट सेल्स बना दें, ताकि एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज करें तो जो ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग बने उसके पास जो क्रोमोसोम का नंबर हो वो जो है सेम हो एज जो पेरेंट के पास था। तो एग के पास प्लॉयडी n होगी, स्पर्म के पास प्लॉयडी n होगी, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग होगा ना उसके पास प्लॉयडी क्या होगी तुम्हारी? 2n हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा फर्दर। इसी ऑफस्प्रिंग से हमारे में जब बनता है तो हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के बाद तुम्हारा फीटस बनेगा प्रॉपर, फिर उसके बाद बेबी बनेगा, इन्फेंट बनेगा, है ना। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर 2n डिप्लॉयडी ही रहे, उसके लिए तुम्हें मियोसिस प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मियोसिस जो है वो 2 पार्ट्स में होता है। तो एक को हम बोलते हैं मियोसिस 1, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मियोसिस 2। Meiosis 1 is reductional division, very very important। Meiosis 1 में ही आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पर्पस था मियोसिस का, हाफ करने का नंबर ऑफ क्रोमोसोम, रिड्यूस करने का नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो जो है मियोसिस 1 में ही अचीव कर लोगे आप। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए हम रिड्यूस हो रहा है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर, इसलिए हम मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और मियोसिस 2 में वही जो रिड्यूस्ड क्रोमोसोम वाले सेल हैं वो फर्दर जो हैं आगे सेम से सेल बनाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनते हैं जिनकी प्लॉयडी हाफ एंड हाफ हो चुकी होती है। हैप्लॉयड सेल बन चुके होते हैं डिप्लॉयड सेल से, है ना। ये 2n था, ये हाफ एंड हाफ हो गया। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, यही हाफ एंड हाफ वाले सेल जो हैं वो आगे 2 और सेल बनाएंगे जो कि अगेन हैप्लॉयड ही होंगे। तो मियोसिस के एंड में कितने सेल बनते हैं? मियोसिस के एंड में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के बाद 4 डॉटर सेल बनते हैं। और यही हमारे पास माइटोसिस में कितने सेल्स बन रहे थे? एट द एंड ऑफ द डिवीजन 2 डॉटर सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोसिस में आपका क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। उसके अलावा भी और भी बहुत डिफरेंसेस हैं जो हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल से, है ना।
मियोसिस में जो डॉटर सेल बन रहे हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो वेरिएशंस शो करेंगे, रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे अपने क्रोमोसोम में, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट देन द पेरेंट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, पर अभी जो तुम्हें याद रखनी चीज़ है वो ये है, मियोसिस 1 में को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है तुम्हारा हाफ, और मियोसिस 2 को तुम क्या बोलते हो, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। चलो, मियोसिस 1 का जो लार्जेस्ट फेज है उसका नाम है प्रोफेज 1, जो कि फर्दर 5 फेजेस में डिवाइडेड है। तो सबसे बड़ा मियोसिस हमने 2 पार्ट्स में ही पढ़ेंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और मियोसिस 1 में सबसे बड़ा फेज कौन सा है, प्रोफेज 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज लेप्टोटीन, सेकेंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पैकीटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन, एंड फिफ्थ इज डायकाइनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डिटेल में, मैंने आगे भी हर एक पॉइंट के साथ तुम्हें लिखवा रखा है, लेकिन हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस पिक्चर से कि एक्चुअल में हर किसी में हो क्या रहा है। लेप्टोटीन में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू होगी, आपके जो क्रोमैटिन है उसके अंदर क्या होगी, कंडेंसेशन होगी, ताकि आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो ढंग से फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो कंडेंसेशन हो गई, क्रोमैटिन की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी डिसअपियर होना शुरू हो गई। जाइगोटीन में क्या होता है, बाईवैलेंट की फॉर्मेशन होती है। बाईवैलेंट मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक साथ आ जाएंगे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सवाल सबसे पहला ये होगा सबका। होमोलोगस क्रोमोसोम हम जैसे बोलते हैं कि ह्यूमंस के अंदर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा ही बोलते हैं हम। ह्यूमंस के अंदर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, जिनमें से 22 आर ऑटोसोम्स एंड द 23rd पेयर आर योर सेक्स क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो लेट्स से जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसका हमारे पास पेयर है ना, तो फर्स्ट क्रोमोसोम की हमारे पास 2 कॉपीज़ हैं, इसको हम ए कॉपी बोल देते हैं, इसको हम स्मॉल ए कॉपी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके पास जीन्स जो हैं, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ द क्रोमोसोम, इसके पास कैपिटल ए जीन है और कैपिटल बी जीन है, और इसका जो पेयर वाला क्रोमोसोम है ना, जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके पास भी सेम जीन होगा, सेम लोकाई पर एलील डिफरेंट हो सकता है, यानी कि यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी हो सकता है। सो बोथ ऑफ दीज आर योर होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। दीज आर योर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेट्स से ये दोनों ही फर्स्ट क्रोमोसोम की कॉपीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में हमने एक और क्रोमोसोम ले लिया, विच इज़ इसी कलर से बना देते हैं हम, लेट्स से दिस इज योर 5th क्रोमोसोम, ठीक है। 5th क्रोमोसोम की भी 2 कॉपीज होंगी ऑब्वियसली, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में तो होनी ही चाहिए, डिप्लॉयड हैं भाई हम, है ना। यहाँ पे लेट्स से ई था और डी था एलील, और यहाँ पर स्मॉल ई और स्मॉल डी था। ज़रूरी नहीं है कि एक में स्मॉल और एक में कैपिटल होना चाहिए, दोनों में कैपिटल एलील्स भी हो सकते हैं, दोनों में स्मॉल भी हो सकते हैं, एक में स्मॉल एक में कैपिटल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है जो तुम 12th में पढ़ते हो, नीट वाले बच्चों को भी पता ही होगा, मतलब जो ड्रॉपर होंगे उनको भी पता है। 12th में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस ऑफ, चैप्टर का नाम ही भूल गई हूँ मैं, जेनेटिक्स का चैप्टर है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया ये 5th क्रोमोसोम है, ठीक है जी। अब ये दोनों, दिस एंड दिस आर योर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दिस क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम, 1 कॉपी ऑफ 5th क्रोमोसोम एंड 1 कॉपी ऑफ 1st क्रोमोसोम आर योर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों नॉन होमोलोगस हैं, ठीक है।
और ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या होंगे, होमोलोगस, क्योंकि सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप ऑफ क्रोमोसोम होगा, बस अलील्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जीन्स भी सेम पोजीशन पर होंगे। ठीक है जी, ये दोनों भी तुम्हारे पास ऑब्वियसली होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। नाउ व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड व्हाट आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स? सिस्टर क्रोमैटिड्स जब आपकी डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है ना, उसके बाद बनते हैं। तो ये क्रोमोसोम के ये दोनों बीच में, दिस इज़ वन क्रोमैटिड, दिस इज़ अनदर क्रोमैटिड, है ना। रुको, ये मैं तुम्हें कहीं और दिखा दूँ, जगह ढूंढते कहीं भी, यहाँ बना देती हूँ। दिस इज़ योर वन क्रोमोसोम लेट्स से, है ना, ये तुम्हारा एक क्रोमोसोम है, उसमें दिस इज़ वन क्रोमैटिड, दिस इज़ अनदर क्रोमैटिड। ठीक है, तो दिस थिंग इज़ योर वन क्रोमैटिड, दिस थिंग इज़ योर अनदर क्रोमैटिड, है ना जी। तो दिस इज़ फर्स्ट क्रोमैटिड लेट्स से of one chromosome, this is second chromatid। ठीक है, नाउ सो क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर दो क्रोमैटिड्स हैं, तो ये दोनों जो हैं दे आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पर जो दो क्रोमैटिड्स एक सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इसके साथ मैं इसका पेयर वाला क्रोमोसोम बना देती हूँ, इसको हम हटा देते हैं। इसका जो पेयर्ड वाला क्रोमोसोम मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम की एक कॉपी थी जिसके ऊपर स्मॉल ए वाला जीन था, इसके ऊपर कैपिटल ए वाला रील था। ठीक है, अब ये भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, है ना, लेकिन ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है, सेम सेंट्रोमियर से तो नहीं जुड़े हुए हैं, एक ही क्रोमोसोम पर तो नहीं लगे हुए हैं। तो ये दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं तुम्हारे, एक ये वाला, ठीक है, इससे कर दें, एक ये वाला जो तुम्हारा क्रोमैटिड है, एक ये वाला जो तुम्हारा क्रोमैटिड है, ये दोनों जो हैं ये तुम्हारे हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्रोमैटिड्स लगे हुए हैं, दे आर योर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा क्या होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है जी, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर जो एक ही क्रोमोसोम पर है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर ऑफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके जो अलग अलग क्रोमोसोम पर क्रोमैटिड्स हैं, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये जानना, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, क्योंकि आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हें यही नहीं आता होगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आया तो वापस जाकर फिर से एक बार समझ लो। चलो, अब हमने क्या किया, होता क्या है, हम किस पे थे, जाइगोटीन पर, है ना। जाइगोटीन में क्या हुआ, बाइवेलेंट बन गए, यानी कि तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे उन्होंने आके अपने पेयर्स बना लिए। पैकेटीन जो होता है, ये दोनों थोड़े शॉर्ट लिव्ड से होते हैं, छोटे छोटे फेजेस होते हैं। पैकेटीन जो होता है दैट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। ठीक है, इसमें क्या है, एक्चुअल में रिकॉम्बिनेशन शुरू होगी, यानी कि आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो जो हैं अपना जेनेटिक मटेरियल जो है चेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आपके जो हैप्लॉइड गैमीट सेल बनेंगे उनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीशीज़ एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि आप जो है जो भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी जीन्स हैं वो आपकी आगे आने वाली स्पीशीज़ में हों, आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में हों, उसके लिए रिकॉम्बिनेशन होना, क्रॉसिंग ओवर होना जीन्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये हमारे पास एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसका कुछ मटेरियल ये कुछ मटेरियल के साथ जो है स्वैप कर जाता है। ठीक है, इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, जिसमें कि हमारे एक एंजाइम यूज़ होता है रिकॉम्बिनेज। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग होने लग जाएंगे, एक्सेप्ट एट द प्लेस जहाँ पर यहाँ पर इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी। ठीक है, तो जहाँ पर इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी उसको हम बोलते हैं क्या, कियाज़मेटा। ठीक है, कियाज़मेटा बोलते हैं, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है।
अच्छा उससे पहले हमने ये बात नहीं करी, होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे बन रहा था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होने की वजह से, जो कि डिसोसिएट होने लग जाएगा डिप्लोटीन में। डाइकाइनेसिस में इवेंचुअली पूरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका वो डिसोसिएट कर जाता है, सिर्फ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा हो जाती है, यानी कि एक्स शेप स्ट्रक्चर पर ही सिर्फ जुड़ा रह जाता है आपका क्रोमोसोम, बाकी बिल्कुल ऑलमोस्ट अलग हो जाता है। और आपकी डाइकाइनेसिस में और क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल फ्रैगमेंट हो रही है, क्योंकि प्रोफेज के बाद एनीवेज आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, आपकी जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स जो है वो सब डिसअपियर हो जाएंगे। चलो एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं फिर से। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, स्कैफोल्डिंग हो रही है क्रोमैटिन की, कंडेंसेशन हो रही है क्रोमैटिन की विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्रोमैटिन जो है वो ऐसे बुके जैसा बन जाता है, फ्लावर्स का जैसे बुके हो जाता है ना, ऐसे करके वो अटैच हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ फ्रॉम वन एंड, और तुम्हारी एस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेंट्रियोल से जो है तुम्हारे अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने शुरू हो जाएंगे ताकि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो सके। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक ही क्रोमोसोम पेयर जो होता है, फर्स्ट क्रोमोसोम की जैसे 2 कॉपीज हैं तो उसका जो पेयर है वो जो है एक साथ आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, SIS होगा, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बाइवेलेंट, या हम इनको टेट्राड भी बोलते हैं। बाइवेलेंट मतलब कि 2 क्रोमोसोम्स हैं एक साथ, इसलिए हमने बाइवेलेंट बोल दिया। टेट्राड बिकॉज 4 क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है जी। चलो ये देखो यहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ भी दिखाया गया, ठीक है जी। चलो और क्या लिखा है, टेट्राड जो है वो विजिबल ऑल्दो नेक्स्ट स्टेज में ज़्यादा अच्छे से होता है। लेप्टोटीन और जाइगोटीन में तुम्हें बहुत अच्छे से क्रोमोसोम अलग तरीके से बाइवेलेंट की फॉर्म में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड अप नहीं दिखते हैं। पैकेटीन में तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेंगे, ठीक है। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, पैकेटीन जो है वो काफ़ी लंबा होता है एज कम्पेयर टू योर लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। पैकेटीन में अब क्या हो रहा है, टेट्राड जो है वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल है, ठीक है, हमें ढंग से दिख रहा है टेट्राड। सेकेंडली इस फेज में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, दिस इज योर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दीज आर योर 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये तुम्हारे 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, ठीक है जी। ये कौन मीडिएट करता है, एक एंजाइम मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है ये, और वो एंजाइम जो होता है दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेज। और हो क्या रहा है एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर में, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है बेटा, और कुछ नहीं हो रहा। तुम अपना जीन्स जो हैं वो चेंज कर रहे हो, यहाँ से कुछ जीन वाला पार्ट तुमने इस क्रोमोसोम पे दे दिया, इस क्रोमोसोम से कुछ जीन वाला पार्ट तुमने उठा के इस क्रोमोसोम को दे दिया। स्वैपिंग कर रहे हो तुम जेनेटिक मटेरियल की फ्रॉम वन होमोलोगस क्रोमोसोम टू अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है उस जगह को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद, ठीक है, तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता क्या है कि क्रॉसिंग ओवर के बाद तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हो गया है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो एलील्स का चेंज हो सकते हैं, एलील्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर ए एलील था, लेट्स से यहाँ पर स्मॉल ए था, अब क्रॉसिंग ओवर के बाद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कैपिटल ए एलील है और यहाँ पर स्मॉल ए एलील है, ठीक है जी। चलो रिकॉम्बिनेज एंजाइम मैंने तुम्हें बता दिया है क्या करता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिकॉम्बिनेशन मीडिएट कराने में हेल्प करता है, क्रॉसिंग ओवर कराने में हेल्प करता है। कियास्मेटा आगे बताती हूँ क्या होता है। कियास्मेटा इज नथिंग बट एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। तो डिप्लोटीन में क्या होगा, एक तो डिसोल्यूशन होने लग जाएगी तुम्हारी किसकी, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी साइनेप्सिस। इसको भी हम डी साइनेप्सिस कर दें, डी साइनेप्सिस, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो फिर भी अटैच रहेगा एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और इसको हम बोलते हैं कियास्मेटा। तो यहाँ पर जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है ना, यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो अटैच रहेंगे, बाकी सारी जगह से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अटैच्ड है, इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम बोलते हैं
मीटा या कियाजमाटा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लेट्स से अगर हो रही थी रिकॉम्बिनेशन तो वहाँ पर जो अटैचमेंट है उसको कियाजमाटा बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने वो वाला चैप्टर पढ़ लिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, उसमें हम एग की फॉर्मेशन कैसे होती है वो पढ़ाते हैं, oogenesis का प्रोसेस है ना। तो जिसने भी oogenesis का प्रोसेस पढ़ा होगा उसको पता होगा कि प्राइमरी oocytes जो होते हैं मैमल्स के, वो जो होते हैं वो रुक जाते हैं, रेस्ट कर जाते हैं एट प्रोफेज 1 स्टेज, है ना। प्रोफेज 1 के भी कौन से स्टेज पे, डिप्लोटीन स्टेज पर। और इस प्रोसेस को, ये जो रेस्टिंग स्टेज में वो चले गए हैं प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में फॉर ईयर्स, क्योंकि हर किसी को पता होगा जिसने भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है कि जितने भी एग्स एक फीमेल के अंदर होंगे दैट इज डिसाइडेड प्री बर्थ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, फीटल स्टेज में ही ये डिसाइड हो जाता है। फीटल स्टेज में ही आपके प्रोफेज 1 में सारे एग्स जो हैं वो रेस्ट पे चले जाते हैं। तो वो, और उसके बाद वो इवेंचुअली आगे oogenesis का प्रोसेस कब शुरू होगा, जब प्यूबर्टी हिट करेगी फीमेल को, है ना। तो उस टाइम पर इट्स लाइक 11 ईयर्स 12 ईयर्स, है ना। तो उतने प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए वो oocytes जो हैं, प्राइमरी oocytes डिप्लोटीन स्टेज पर ही रहते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्टियोटीन, ठीक है। इस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड को तुम क्या बोल रहे हो, डिक्टियोटीन। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वी कम टू डायकाइनेसिस विच इज व्हाट, कंडेंसेशन ऑफ कियाजमेटा। फर्दर कंडेंसेशन जाएगी, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगी कियाजमेटा की, एंड इवेंचुअली तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू कर देगी। तो पहले अगर कियाजमेटा पूरा यहाँ पर बना हुआ था, इवेंचुअली अब वो टर्मिनल एंड्स पर चला जाएगा और तुम्हारा पूरा कियाजमेटा भी अलग ही हो जाता है। इवेंचुअली क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। चलो ये हो गया तुम्हारा पूरा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 होगा, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ऑलमोस्ट ही वैसा ही होता है जैसे माइटोसिस में हो रहा था। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है, काइनेटोकोर जो है वो अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर से, जो कि ऑपोजिट पोल से आ रहे हैं, एक येरा सेंट्रियोल एक येरा सेंट्रियोल, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बेसिकली तुम्हारे अलग अलग हो जाते हैं उसमें मेटाफेज 1 में। इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा, एनाफेज 2 में सेपरेशन हो जाएगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। एनालॉगस लिख दिया है गलती से मैंने यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। और यही फेज है जिसकी वजह से हमने मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोला था, क्योंकि इसी फेज में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं बाय हाफ, क्योंकि आपने एक कॉपी जो है वो इधर वाले सेंट्रियोल के पास कर दी, एक कॉपी जो है वो आपने इधर वाले सेंट्रियोल के पास कर दी। लेट्स से ये दोनों कॉपीज थी फर्स्ट क्रोमोसोम की, ठीक है। तो एक कॉपी ऊपर चली गई, एक कॉपी नीचे ऑपोजिट पोल की तरफ चली गई, है ना। इसकी वजह से जो आगे आपका सेल साइटोकाइनेसिस होगी वहाँ पर इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और इसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। चलो टीलोफेज में क्या हो रहा है, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, तुम्हारी न्यूक्लियोलर सेल ऑर्गेनल जो है वो भी रीअपियर हो जाएंगे। क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होना शुरू हो जाएगा, पर कंप्लीटली नहीं होगा डीकंडेंस, जैसे इंटरफेज वाले टाइम पे हो रहा था ना वैसे नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डीकंडेंस होना शुरू हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस इसके बाद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कभी कभी साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, फर्दर डिवीजन पहले होती है, चारों हेप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। तो अगर साइटोकाइनेसिस हुई तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स जिनके पास डायड क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो मतलब आधा हेप्लॉइड एक तो होंगे सारे ये सेल्स, मियोसिस 1 के बाद ही सेल्स जो हैं वो हेप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके पास डायड होंगे क्रोमोसोम, यानी कि 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होंगे हर क्रोमोसोम के पास, जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, इंटरफेज इज द फेज बिटवीन G1 phase of one cell cycle and the M phase, right? Interphase is between M phase, यानी कि अगर तुम्हारा ये एक सेल साइकिल है तो ये तुम्हारा M phase है, ये G1 है, ये S है, ये G2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ योर इंटरफेज और दिस इज़ योर M phase, है ना। ये तुम्हारा M phase है, ये पूरा तुम्हारा इंटरफेज है ना। तो 2 M phases के बीच में इंटरफेज आ रहा है एक। इंटरकाइनेसिस इज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन नहीं होती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये।
मियोसिस में सिर्फ मियोसिस स्टार्ट होने से पहले, मियोसिस 1 स्टार्ट होने से पहले ही एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगी, दूसरी बार नहीं होगी। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है, प्रोटीन सिंथेसिस ज़रूर होती है, सेंट्रियोल जो हैं वो फिर से डुप्लीकेट ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल्सो दिस फेज इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे तुम्हारा क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो जिसने माइटोसिस वाली वीडियो नहीं देखी है बेटा जाओ और जाके देख के आओ, पिछली वीडियो इस प्लेलिस्ट में वही है माइटोसिस की, वो जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि माइटोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। वैसा ही सेम मियोसिस 2 का भी प्रोसेस होता है। प्रोफेज 2 होगा जिसमें 2 तुम्हारे ये बने हुए हैं क्रोमोसोम, ये जो है एक एक क्रोमैटिड जो है ये अलग अलग हो जाएंगे बेसिकली। मेटाफेज में क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद तुम्हारे क्रोमैटिड्स जो हैं सेंट्रोमियर बिकॉज स्प्लिट हो जाता है तो उसकी वजह से क्रोमैटिड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और तुम्हारे 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे और इन चारों के अंदर हेप्लॉइड जो है तुम्हें हेप्लॉइडी तुम्हें देखने को मिलेगी। तो मियोसिस 2 को हम और क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। कैसा होता है ये, इट इज़ वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। डायड जो है, क्रोमैटिड्स जो हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, दे विल सेपरेट, वाई, बिकॉज देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इन एनाफेज 2 और एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 देयर विल बी 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड जिनके पास हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा और ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे पेरेंट सेल से। वेरी इंपॉर्टेंट, मियोसिस का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट सेल्स देता है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। सिग्निफिकेंस क्या है, वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन तुम्हें देखने को मिल रही है। ऑल्सो इट इज़ हेल्पिंग टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर एंड प्लॉइडी इन फर्दर जनरेशंस। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें पढ़नी है दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल की रेगुलेशन के लिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम CDKs या साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस बोलते हैं। 3 चेक पॉइंट्स पर ये CDKs जो हैं वो चेक करते हैं कि सेल साइकिल ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले G1S पे, G1 और S के बीच वाले में, ठीक है, वहाँ पर चेक करेंगे। वहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं वो, एक तो सेल का साइज़ क्या है, ठीक है, सेल का साइज़ बड़ा हो गया है इनफ या नहीं हो गया है, एंजाइम फॉर्मेशन हो गई है या नहीं हो गई है, DNA डैमेज तो नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि S फेज़ में ही तुम्हारी DNA रेप्लिकेशन होनी है। G1 फेज़ में अगर पता चल जाता है सेल को कि DNA डैमेज है तो फर्दर डिवीजन नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, तुम्हें डैमेज सेल नहीं बनाने हैं आगे, तो इसलिए वो यहाँ पर ही रोक देगा सेल को कि नहीं भाई DNA डैमेज्ड है, हम नहीं कर सकते हैं सेल डिवीजन। अगर DNA बिल्कुल ठीक है, G1S फेज से तुम आगे बढ़ गए तो ये सेल डेस्टिन्ड हो जाएगा कि इसमें सेल डिवीजन ज़रूर 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 होगी, ठीक है। उसके बाद एक और चेक पॉइंट तुम्हारा आएगा G2M पे, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि DNA रेप्लिकेशन ढंग से हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम माइटोसिस में तभी जाओगे। सेकेंडली अगेन DNA डैमेज तो नहीं हो गया कोई, एंड होता किससे आई है, मैचुरेशन प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं M फेज़ के बीच में एक चेक पॉइंट आता है जहाँ पर वो चेक करता है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से ढंग से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर नहीं जुड़ा हुआ तो तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारे क्रोमैटिड्स जो हैं वो ढंग से स्प्लिट नहीं होंगे, और अगर क्रोमैटिड्स ढंग से स्प्लिट नहीं हुए तो तुम्हारी प्लॉइडी में डिफरेंस आ सकता है जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग जो है उसके अंदर डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म बन सकता है। सेकेंडली ये हम करते कैसे हैं, APC भी बोलते हैं हम इसको, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो हेल्प करता है इसकी फॉर्मेशन में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। हमने सेल साइकिल, सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, सेल साइकिल पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला चैप्टर भी। इसके बाद क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक करवाऊंगी मैं सेल साइकिल एंड डिवीजन के। हम लिविंग वर्ल्ड जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड 2 लेक्चर का मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें। उसके बाद हम फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मेरे को लगता है सबका फेवरेट टॉपिक है फ्रॉम बायोलॉजी स्पेशली, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके बाद शुरू कर देंगे हम। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जिनको भी कोई भी डाउट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले में, यू कैन वॉच द प्ले लिस्ट एज वेल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Follow for more. Thank you so much. Goodbye.